हाय एवरीवन, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स कर रहे थे हम लोग इस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाले चैप्टर में, जो कि उसी यूनिट का एक पार्ट है जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर करा था। दो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स हम लोग कर चुके हैं, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग या ट्रांसफ़र होता था। नेक्स्ट इसमें है रेजोनेंस इफेक्ट। या इसी को हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट, तो ये इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले केवल इस टर्म का मतलब समझेंगे, रेजोनेंस का मतलब। तो रेजोनेंस इफेक्ट बाद में, पहले क्या पढ़ना है रेजोनेंस। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का कंसेप्ट इन्वॉल्व होने वाला है इसमें। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था हमने कोवेलेंट बॉन्ड में, लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस फॉर्मूला जिसे कहते थे। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो लेविस स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से हम लोग पढ़े थे। अब लेविस स्ट्रक्चर है तो लोन पेयर तो दिखाना मस्ट होगा। SO2 का भी ऐसा ही था, सल्फर पे वहाँ लोन पेयर बच रहा था। कुछ आयंस यदि लिए जाएं जैसे कार्बोनेट आयन, तो इसका मतलब भी बताए थे कि 3 ऑक्सीजन है और 2 माइनस है, इसका मतलब 2 पे ऐसे एक माइनस होगा। तो यहाँ कार्बन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है वो बनाता था डबल बॉन्ड, और जिस पे एक माइनस चार्ज है वो बना रहा था सिंगल बॉन्ड। यही था ना। उसी प्रकार से और भी आयन और मॉलिक्यूल के लिए हम लोग लेविस स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में। तो यही लेविस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या रेजोनेंस। कैसे रिलेटेड है? तो इस रेजोनेंस में बेसिकली होता क्या है, एक लाइन में यदि इसे हम डिफाइन करें कि रेजोनेंस इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कि यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो। अभी डीलोकलाइजेशन वर्ड क्या है? डीलोकलाइज का मतलब होता है या स्थिर। बस। और इसका क्या मतलब हुआ, यहां लिख रहे, जरा ध्यान से देखोगे कि द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग या कोवलेंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड, या द यहाँ इफ लगा दो कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड आर कन्फाइंड बिटवीन द टू एटम्स, कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड आर कन्फाइंड बिटवीन द टू एटम्स, देन such electrons are called localized electrons, and the bond formed between and the bond formed between नहीं formed by such electrons
is called localized bond. कि if the electrons forming a covalent bond are confined between the two atoms, then such electrons are called localized electrons, and the bond formed by such electrons is called localized bond. अब यहाँ यह जो localized word है इसका मतलब होता है स्थिर. इस localized का मतलब होता है स्थिर. क्या इसका मतलब हुआ कि जैसे दो एटम है ए और बी, दोनों मिल करके ऐसा इलेक्ट्रॉन शेयर किए आपस में और एक बॉन्ड बनाए. अब यदि यह दो इलेक्ट्रॉन यही दो एटम के बीच सीमित हो, कन्फाइंड का मतलब हुआ सीमित, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन यही दो एटम के बीच में ही रहे जिन दो एटम्स के बीच यह शेयर हुआ है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को पहले कहा जाता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड जो बना इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ऐसे बॉन्ड को कहा जाएगा लोकलाइज्ड बॉन्ड, माने स्थिर बॉन्ड, स्थिर इलेक्ट्रॉन जो वहीं सीमित है. स्थिर मतलब कि ये नहीं समझना है कि इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मोशन में होगा अपने एक्सिस पे न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उस मोशन की बात हम नहीं कर रहे हैं. यहाँ हुआ कि यह दो एटम के बीच सीमित है, बस दो एटम के अलावे तीसरे एटम के पास ही नहीं जाएगा. अब लग रहा होगा ये तो हमेशा होगा कि दो एटम के बीच बॉन्ड बना है तो वहीं रहेगा और तीसरे के पास क्यों जाएगा. तो जाएगा, कैसे जाएगा अभी हम लोग देखेंगे. अब इसी का उल्टा कर दो कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड आर नॉट कन्फाइंड बिटवीन द टू एटम्स, देन सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड delocalized electrons, and the bond formed by such electrons is called delocalized bond. कि यदि दो एटम के बीच जो इलेक्ट्रॉन है जो वह उस बॉन्ड को बना रहा है, यदि वह दो इलेक्ट्रॉन वही दो एटम के बीच सीमित ना हो और भी कई तीसरे एटम के पास, चौथे एटम के पास चला जाए, तो फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और बॉन्ड जो बनेगा इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसे हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बोलेंगे. और यही जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बनता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तो यदि उसमें डीलोकलाइजेशन पाई का हो, डीलोकलाइजेशन सिग्मा पाई दोनों का हो सकता है, लेकिन यदि वह डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का हो, मतलब कि पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन यदि दो एटम के बीच सीमित ना हो, अभी पाई बॉन्ड ए बी के बीच है, उड़ के बी सी के बीच चला जाए, ऐसे मान के चलो बहुत सारा एटम के बीच बॉन्ड है, ऐसे ए बी सी डी ऐसा, और यहाँ पाई है, तो ये पाई उठ करके कभी यहाँ आ जाए, फिर यही पाई उठ करके कभी यहाँ आ जाए, ऐसा. तो बॉन्ड एक्चुअली में वो बना था ए और बी के बीच, उन दोनों का इलेक्ट्रॉन से बना था, लेकिन वो देख रहे हैं हम लोग आगे सी के पास भी जा रहा है, डी के पास भी जा रहा है, तो फिर यहाँ यह जो पाई बॉन्ड बना है, इस पाई बॉन्ड को हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स उनमें इन्वॉल्व है वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे. और यही डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के वजह से, या फिर हम लोग बोलें कि यही जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है किसी मॉलिक्यूल आयन के अंदर, उसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस. आप बोलोगे ऐसा होने से क्या फ़ायदा है, क्यों होता है ऐसा, तो कई वजह हैं, धीरे धीरे उन्हीं वजहों को हम लोग समझेंगे. तो अभी तो फिलहाल इतना समझ गए ना कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड क्या है. तो लोकलाइज्ड का मतलब हुआ कि वैसे दो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम के बीच सीमित हों, और डीलोकलाइज्ड मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन दो ही एटम के बीच सीमित नहीं होगा, वो कई एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो उसे डीलोकलाइज्ड कहेंगे. और यदि वह डीलोकलाइजेशन हो रहा हो पाई इलेक्ट्रॉन का, ओनली पाई, देन दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब बोलोगे कि कहीं ना कहीं तो सर यह इलेक्ट्रोमेरिक के जैसा लग रहा है, उसमें भी तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता था, ऑब्वियसली करता था, लेकिन वहाँ पाई शिफ्ट करता था, डीलोकलाइज नहीं. अंतर है भाई दोनों में, डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग में. शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जा कर के स्थिर हो जाना. रूम शिफ्ट किए तो एक रूम जहाँ पहले थे उसको खाली किए, नए रूम में जा कर के स्थिर हो गए, चुपचाप रहे. लेकिन एक हुआ डीलोकलाइजेशन, खाना बदोश वाला ज़िंदगी, घूम ही रहे हो, कभी यहाँ हो कभी वहाँ हो कभी वहाँ हो, ऐसे पूरे शहर में घूम रहे हो.
तो उसे हम कहेंगे डीलोकलाइजेशन। जो लगातार इधर उधर घूमते रहे, कोई ठिकाना ना हो उसका फिक्स। और शिफ्ट मतलब एक बार उठ करके चले गए तो फिर वहीं रहोगे, वहाँ से बार बार थोड़ी ना इधर उधर होगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स था, लेकिन वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग था, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। और डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग में अंतर हुआ, जो भी हम बताए। तो ठीक है, रेजोनेंस समझ में आ गया कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करेंगे। अभी डीलोकलाइजेशन से क्या होगा कि एक सिंगल मॉलिक्यूल या आयन के लिए मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर बनेगा। मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर ए सिंगल molecule or ion due to delocalization of pi electrons। और ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, these structures differ, उनमें अंतर होगा only in the position of electrons and not in the position of atoms। कि जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे एक सिंगल मॉलिक्यूल या आयन के लिए, उन स्ट्रक्चर में अंतर होगा केवल किसका, इलेक्ट्रॉनों के पोजीशन का, ना कि एटम के पोजीशन का। एटम जहाँ है वहीं होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं हो, उनका पोजीशन डिफर करेगा। तो मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल और आयन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज स्ट्रक्चर्स डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम्स। एंड द वेरियस लेविस स्ट्रक्चर्स possible for a molecule or ion due to delocalization of pi electrons, which differ only in the position of electrons and not in the position of atoms. So these various structures are called resonating structures, called resonating structures, या फिर contributing structure, या फिर canonical structure। कि यदि एक ही मॉलिक्यूल या आयन के लिए एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर बन रहा हो, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की वजह से, इधर उधर होने की वजह से, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनों का पोजीशन में अंतर हो, एटम का पोजीशन में नहीं, तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। 3 नाम है। तो ये स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब कि मोर देन वन, एक ही रहा तो फिर सिंपल लेविस स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर बना, और एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का पोजीशन में अंतर होगा, एटम जहाँ जहाँ है वे वहीं रहेंगे। तो उस केस में उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इतना सा बात तो याद ही रख सकते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अंतर होगा केवल इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में, एटम वहीं होंगे, और यह हमेशा तब बनेगा जब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेंगे तब। तो रेजोनेंस फिनोमेनन क्या है समझ गए हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है ये भी समझ गए, कैसे बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किस वजह से बनते हैं ये भी समझ गए, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। क्या अंतर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो अंतर होता है इलेक्ट्रॉनों का पोजीशन में, एटम का पोजीशन में कोई अंतर नहीं होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल कंसिडर करने के बाद और भी कुछ कंक्लूजन सामने आएगा। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में, सारे मतलब कि 2 हम लोग पढ़े, पहले इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक, एक आगे और पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, शुरुआत में जो बताए थे 4। इन चारों में सबसे वाइड कंसेप्ट इस रेजोनेंस का ही है, और इवेंट के आगे चैप्टर्स में ये रेजोनेंस वाला ही कंसेप्ट बार बार आना है।
तो इसी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। अब चूँकि लेविस स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और लेविस स्ट्रक्चर का पूरा कहानी तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, तो रेजोनेंस वहाँ भी था, केमिकल बॉन्डिंग में भी नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि ऑर्गेनिक में सेम चीज़ है तो एक ही चीज़ को बार बार क्या रिपीट किया जाए, एक ही बार डायरेक्ट वहाँ पढ़ेंगे। इसीलिए हो सकता है कि केमिकल बॉन्डिंग में इस टॉपिक का चर्चा ना किया गया हो। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसका। रेजोनेंस, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कार्बोनेट आयन का, जिसका मतलब हम लोग जान रहे हैं 3 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 पे एकक माइनस, ऐसा इस तरह से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब O माइनस हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2 और 7 लास्ट में 7। इसके लिए भी यही कहानी है, 2 और 7 लास्ट में 7। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 और 4, बड़ा सिंपल सा कहानी है। बीच में कार्बन सेंट्रल एटम है, अगल बगल होगा एक ऑक्सीजन और 2 रहेंगे O माइनस। अब जो ऑक्सीजन इसके वैलेंस शेल में 6 है तो ऐसे करके दिखाते थे 2 4 6, जिस पर माइनस है उसका 7 है तो 2 4 6 7, इसका भी 7। उसके बाद बचा कार्बन, तो यदि यह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी 2 देगा, 1 दे रहा है तो 1 देगा, इधर भी 1 देगा, और फिर ऐसे करके हम लोग शेयरिंग दिखा देते थे घेर के। तो इधर अब चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो इस तरफ डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन 2 लोन पेयर बचे रहेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 3 लोन पेयर माइनस, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 लोन पेयर माइनस। तो यह नेगेटिव चार्ज यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है इसके वैलेंस से। वैलेंस में 6 होता है लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 7। इसमें भी वही कहानी है, 6 और एक बॉन्ड में 7, यहाँ 6 ही है, 1 2 3 4 और 2 बॉन्ड में 5 ऐसा, समझ रहे हो। तो चार्ज वाला कन्फ्यूजन सबसे पहले दूर करोगे कि किसी पे चार्ज नहीं है, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ वैलेंस के बराबर है। माइनस चार्ज है मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जितना माइनस है उतना एक्स्ट्रा है, और प्लस है तो कम है, वैलेंस से जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये बन गया इसका लेविस स्ट्रक्चर। अब जरा सोचो कि यही स्ट्रक्चर क्यों, इसको तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ओवरऑल तो यही ना है कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 सिंगल बना रहे हैं माइनस वाले, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इस पर डबल कर देते हैं और ये दोनों पे सिंगल रहने देते हैं। और फिर इसी को हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखो तो इन तीनों स्ट्रक्चर को, तीनों में वही बात है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहे हैं सिंगल, एक ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है और 2 ऑक्सीजन पे है एकक नेगेटिव चार्ज। देख पा रहे हो। तो तीनों तो भाई कार्बोनेट ही है यहाँ, लेकिन 3 स्ट्रक्चर बना है। तीनों स्ट्रक्चर में अंतर भी कुछ है क्या कि सब सेम है? देखो जरा ध्यान से, सेम क्या है? सेम है एटम का पोजीशन। कार्बन यहाँ बीच में, यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बीच में, 3 ऑक्सीजन जैसे यहाँ वैसे ही यहाँ, वैसे ही यहाँ, एटम का पोजीशन फिक्स। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड में पाई है वो अभी इधर है, लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन पे, वही पाई चला गया अभी ऊपर वाला ऑक्सीजन के साथ, और वही पाई अभी आ गया राइट साइड वाला ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स बने, इन तीनों स्ट्रक्चर में एटम का पोजीशन फिक्स रहा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज कर गया है। कैसे चेंज हुआ है?
तो यह पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ है। कैसे से देखना, या जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसे शिफ्ट कर दो इस जगह पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर रहे हो, इसका मतलब कि एक बॉन्ड बनेगा ना, याद करो पीछे कई बार बताया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया मतलब कि एक बॉन्ड बन गया। तो इस बॉन्ड को उठा के कर दो यहाँ, अभी इस बॉन्ड को उठा करके यहाँ कर दिए, इसका मतलब कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो बॉन्ड उठ करके यहाँ आया है, दिस इज पाई नॉट सिग्मा पाई। तो फिर यहाँ 2 बॉन्ड से एक बॉन्ड उठ करके यहाँ आ गया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बदले में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसलिए। और यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे शिफ्ट कर दिए तो डबल बॉन्ड बन गया। डबल मतलब कि जो नया बॉन्ड अब यहाँ बना वह पाई होगा, क्योंकि सिग्मा पालिस है। और अब इसका चार्ज भी खत्म हो जाएगा। यहाँ एक नेगेटिव था क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यहाँ 6 के बराबर है, तो 4 6 खत्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ नेक्स्ट टाइम कि अगेन या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन वापस चला गया यहाँ ऐसे। तो फिर से ये पाई बॉन्ड उठ करके इस पर चला गया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो फिर से यहाँ नया पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया। सिग्मा पहले से पाई क्रिएट हो गया। तो नहीं देख रहे हम लोग, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है। सो कि अभी पाई इधर था लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन की तरफ, यहाँ ऊपर चला गया, यहाँ राइट साइड चला गया। अब ये बुद्धि मत लगाना कि ये तो बोल रहे हैं कि पाई घूम रहा है, तो पाई यहाँ घूम कर रहा है, तो पाई को हम लोग यहाँ कर दिए, फिर यहाँ नया इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर ये चला गया वहाँ, फिर नया आ गया। तो नहीं, वो इलेक्ट्रॉन उसी मॉलिक्यूल का है, उसी एटम का है, तो इसमें अभी नहीं सोचना कि अलग अलग है, वो पाई ही है सब जगह, वही पाई है। तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है मतलब कि पाई इधर उधर ही कर रहा है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर में बेसिकली हुआ एक ही चीज़ है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वे इधर उधर शिफ्ट किए, इधर उधर मूव किए, मतलब कि डीलोकलाइज किए। और यही पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन के वजह से ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, इसके अलावा नहीं बनेगा। अभी डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड वाले पे आया, यहाँ ऊपर चला गया, यहाँ राइट साइड वाले पे चला गया, हो गया 3। तो इन 3 स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन 3 स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये तीनों स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए यहाँ डबल हेडेड एरो दिया जाता है, इसे हम कहते हैं डबल हेडेड एरो। दोनों तरफ हेड है, नॉर्मल एरो ऐसे होता है ना, एक तरफ हेड होता है, ये दोनों तरफ है। या डबल हेडेड एरो बता रहा है कि स्ट्रक्चर इसमें बदल रहा है तो ये वापस फिर इसमें बदल सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ कर देते तो आ जाता पहले के जैसा। तो यहाँ भी ऐसे ही देना होगा। तो यह डबल हेडेड एरो सेपरेट करेगा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, और यह डबल हेडेड एरो बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स इंटर कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, कि यदि इससे हम ही बना रहे हैं तो इससे वापस ही बन सकता है। इलेक्ट्रॉन ही तो इधर उधर शिफ्ट करना है, और ये अपने आप होता है किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में। अभी तो हम लोग चलो ऐसे दिखा रहे हैं कि उठा के इसको यहाँ किया यहाँ किया, ये अपने आप होता है। तो एक सिंगल आयन के लिए या जो कार्बोनेट आयन है, 3 लेविस स्ट्रक्चर्स बने, और इन तीनों लेविस स्ट्रक्चर में कॉमन रहा एटम का पोजीशन और अंतर रहा इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बीच में सेपरेट किया जाता है एक डबल हेडेड एरो दे करके। अब कई प्रश्न हैं मन में। सबसे पहला प्रश्न इसमें अब ये है कि यदि एग्जाम में आ जाता है कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाने तो हम कौन बनाएंगे? कौन बनाएंगे मतलब इसका लेविस स्ट्रक्चर 3 है, तो 3 में कोई एक बना देंगे। तो कोई एक बना दोगे तो ठीक है, इसको बना दोगे तो हम तो गलत कर देंगे, बोलेंगे डबल बॉन्ड तुम इधर दिए हो लेफ्ट साइड, ये ऊपर भी तो हो सकता है। फिर ये वाला बनाओगे फिर गलत करेंगे कि राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है। तो क्या कर सकते हो, तीनों बनाओगे कि लो सब तरफ डबल बॉन्ड दे दिए, अब कहाँ से गलती होगा? तीनों बनाओगे ये भी फिर पॉसिबल नहीं है। एक तो एग्जाम में किसी से बनता ही नहीं है, तो 3 कहाँ से बना देगा लोग? तो कहने का मतलब हुआ कि एक कोई वैसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो सेटिस्फैक्टरली हो,
जिसमें हम कुछ वैसा खोट ना कर सके, मतलब कि वैसा कुछ गलती ना निकाल सकें, क्योंकि सब बनाओगे तो बोले ना कुछ बात हम बोल ही देंगे कि यहाँ तुम डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड दिए हो बाबू, ऊपर भी हो सकता है, नहीं राइट साइड भी हो सकता है। तो उसके लिए पहला उपाय किया तो तुम तीनों को बना दो, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के या आयन के लिए 3 स्ट्रक्चर बनाने की क्या आवश्यकता है? तो वैसा एक कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो ये तीनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाए, जो ये तीनों का कंबाइंड हो, जो ये तीनों को मिला करके बनाए। तो कैसे बनेगा सो देखो, इन तीनों को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए ऐसा 3 लाइन देते हैं और इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट टू। जैसे 2 रहता है इक्वल टू, ऐसे 3 लाइन को क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंट टू पढ़ते हैं ऐसे। तो इन तीनों को मिला करके कैसे स्ट्रक्चर बनेगा जरा ध्यान से देखना। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन, इतना बात तीनों स्ट्रक्चर में कॉमन है। देख लो कि तीनों में बीच में कार्बन है, अगल बगल 3 ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड सब में है, कॉमन हुआ इतना। अंतर क्या है? अंतर है कि यहाँ का ये जो भी डबल बॉन्ड है पाई, वो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे है, वो ऊपर चला गया उधर राइट, मतलब एक ही पाई बॉन्ड है और वही पाई बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसीलिए उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे डॉटेड से कि थोड़ा सा पाई बॉन्ड इधर, थोड़ा सा पाई बॉन्ड इधर और थोड़ा सा पाई बॉन्ड इधर, डॉटेड से। फुल पाई बॉन्ड कहीं नहीं देंगे क्योंकि फुल पाई बॉन्ड कहीं हो भी नहीं सकता है। यहाँ होगा तो यही तो उधर जा रहा है तो उधर भी होगा। तो एक ही पाई बॉन्ड है लेकिन हर ऑक्सीजन की तरफ बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वहाँ हम लोग ऐसे डॉटेड करके देंगे जिससे हम कहेंगे पार्शियल बॉन्ड। पार्शियल बॉन्ड इसे हम कहेंगे पार्शियल बॉन्ड, पूरा बॉन्ड नहीं, माने बॉन्ड पार्शियल भी बन सकता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ देखोगे तो नेगेटिव चार्ज अभी इन दोनों ऑक्सीजन पे है, आगे जाओगे तो दोनों आ गया हॉरिजॉन्टल वाले पे, फिर उसमें आ गया दोनों पे, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो वही 2 नेगेटिव चार्ज तीनों पे आ रहा है कभी ना कभी। तो नेगेटिव चार्ज 2 बट रहा है तीनों पे, तो यहाँ भी उसे बांटना होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। कैसे बनाए? पहले कॉमन था जो उसको लिखे, फिर देखे पाई बॉन्ड किधर किधर बट रहा है, तो हम लोग को लगा कि यह तीनों की तरफ जा रहा है तो तीनों की तरफ थोड़ा थोड़ा पाई बना दिए। फिर क्या किए? फिर हम लोग देखे कि नेगेटिव चार्ज भी ऐसा ही बढ़ रहा है कि 2 नेगेटिव है और तीनों ऑक्सीजन पे जा ही रहा है कभी ना कभी। तो जब वो 2 नेगेटिव को 3 में बांटोगे तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा ना, तो ये पार्शियल, यहाँ कंप्लीट नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल। तो यह जो स्ट्रक्चर बना उन तीनों को मिला करके इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ही मिलावट है, हाइब्रिड है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। तो अभी एग्जाम में यदि बनाने आता है कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर, तो यदि आप यह स्ट्रक्चर बनाते हो मतलब कि आप 100% एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनाए हो, और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हो उसका मतलब कि यह 100% एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है। समझ रहे हो बात को? रेजोनेंस कहाँ यूज हो रहा है देख रहे हो ऐसा। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के लिए उसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल या मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि उन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके जो बनाया जाता है जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, वह रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, सबसे एक्यूरेट स्ट्रक्चर होता है। तो यह था रेजोनेंस का कंसेप्ट। अब फ़ायदा क्या है इसका? तो फ़ायदा है कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो बने, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन के दरमियान पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज किया, और जब इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है चाहे पाई का हो या सिग्मा का, तो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन से उस मॉलिक्यूल या आयन का एनर्जी घटता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा, अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग एनर्जी होता है, एनर्जी एक्सचेंज करेगा, एनर्जी घटेगा। तो डिलोकलाइजेशन से
सिस्टम का, उस मॉलिक्यूल आयन का एनर्जी डिक्रीज करता है, एनर्जी घटता है। और हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी सिस्टम का एनर्जी घटने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यदि किसी का रेजोनेंस हो रहा है मतलब कि उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो फिर वह उतना स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी सिस्टम का घटेगा और स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन बताए कि इन सारे स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हाइब्रिड। ये सभी कोई सबसे ज़्यादा स्टेबल नहीं है, 100% एक्यूरेट कोई नहीं है। दैट वन इज 100% एक्यूरेट। तो रेजोनेंस का मतलब भी समझ गए हम लोग कि क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करने से, कि ऐसा होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है और जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उतना अधिक स्टेबल होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। और भी कहानी है इस रेजोनेंस में जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।